हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम जीआईसी वक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कथन कारण दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और जीडीसी परीक्षा में, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। कथन में कह रहा है संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, तो बिल्कुल सत्य है। हम कह सकते हैं कि अनेक ऐसे बाह्य और आंतरिक कारण होते हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि जो है केंद्र शक्तिहीन होगा तो वह उक्त कारणों का समाधान नहीं कर पाएगा, यानी कथन आपका सही हो जाएगा। अब बीच में तथा या और लगा करके हम इसको सेटिस्फाई करना चाहेंगे। शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं तथा युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। तो ये भी आपका सही हो जाएगा संघात्मक ढांचे के शक्तिशाली होने के स्वभाव में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो सही व्याख्या कर रहा है आर का, क्योंकि भारत और अमेरिका में देखा जाए तो सभी संघात्मक प्रणालियों में युद्ध, अर्थव्यवस्था, तकनीकी आर्थिक सहायता एवं दलीय राजनीति के कारण जो है केंद्रीय शक्ति सरकारें जो होती हैं वो सर्वशक्तिशाली बनती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो ये किया था एम डुवर्जर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस डुवर्जर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें उन्होंने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। और इन्होंने ही जो है दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था में के मध्य जो है सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, क्या ये सही है? भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल सही है। भारत में अभी भी कोई अस्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ जो है संबंध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, इसलिए यह दलीय व्यवस्था न होकर जो है भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है। और तथा कारण में दिया हुआ है, भारतीय राजनीति दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व जो है भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? दल प्रणाली की विशेषता कौन सा नहीं है? तो जो दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करती हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। समाज के प्रत्येक समूह एवं संस्था का निश्चित लक्ष्य अपने हित को सिद्ध करना होता है। यदि वे वैधानिक हैं तो इसके लिए वैधानिक तरीके अपनाएंगे, और यदि असंवैधानिक हैं तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल एक वैधानिक संस्था है, अतः इसका प्रमुख लक्ष्य है वैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो है मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा में जो है राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दास्ता मानते हैं, और दल ही श्रमिक वर्ग के क्रांति के विचार का जो है प्रसार करता है, उन्हें क्रांति की कला की शिक्षा देता है और अपने उद्देश्य में सफल बनाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोड की सहायता से कीजिए। तो दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग है, तो बिल्कुल सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर बिल्कुल है।
जब दोनों अलग अलग हैं तो अंतर होगा ही, गलत हो जाएगा। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, सही है। दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोट नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है, आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और प्रतिनिधात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन कौन कहता है? विधायिका को तृतीय सदन कौन कहा था? तो ये कहा था किसने? एच.एम. फाइनर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा एच.एम. फाइनर द्वारा दी गई थी, क्योंकि दबाव समूह जो है अमेरिका में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई भी शासन नहीं कर सका है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जोस आर्टी गैसेल का। ठीक है, विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत के महत्व को दृष्टि में रखते हुए जोस आर्टिगेग गैसेल ने लिखा था कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि राजतंत्र, कुलीन अधिनायक तंत्र और विदेशी शासन के अंतर्गत भी जो है लोकमत अपना महत्व रखता है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की बात ही कुछ और है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य कहे थे गैसेल ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी.डी. सावरकर की ये पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बी.डी. सावरकर की पुस्तक थी। और इसमें जो है विद्रोह को सुनिश्चित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था इन्होंने, और इन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था इसको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग किसने उठाई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने सबसे पहले विदेशी बस्तियों के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था, और ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने थे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, इन सभी नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो लॉर्ड लिटन का काल। ठीक है, लॉर्ड लिटन का काल जो था 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक था, और लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया, जो भारतीयों के मांग की विपरीत थी। तो भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल जो होता है लॉर्ड लिटन के द्वारा होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया था?
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों के सिरमौर थे। गोखले जो है भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड वर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने वर्क की एक पुस्तक थी रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको पढ़ा था, कंठस्थ किया था और उससे भाषण कला के रूढ़वाद को ग्रहण किया था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाणी वाला वक्ता माना जाता था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य जो था वो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से जो है अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी और तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने जो है पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया और 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट, भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे 1907 से लेकर के जो है 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ कहाँ पर। तो ये चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग यानी 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो कानूनों की अवमानना सम्मिलित नहीं था। असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों के पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। इसके अतिरिक्त 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार जो है बहिष्कार कर दिया था। 1920 के चुनाव में जो है भाग नहीं लिया और कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन के कार्यसूची में नहीं रखा गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नांकित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था, ठीक है। 1920 और 1922 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने पर जनता ने आक्रमण करके जो है पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया और इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। और गांधी जी ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए सुभाष जी ने कहा था कि जब जन उत्साह अपनी चरम पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये कथन सुभाष चंद्र बोस का था, तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 1924 में।
ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी समय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है, तो वह कौन सा स्थान है? तो वो है पेशावर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता आपका हुआ था 26 सितंबर 1932 को। तो ए में आपका 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे कूट में देख लीजिए, ए में पहले में 4 है तो इसको आप सही कर सकते हैं। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। वर्धा प्रस्ताव कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को। और वेवेल योजना 1945 को। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा।